देखो आज के क्लास का टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट और इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, लाइक आज का टॉपिक ये है, इसका एप्लीकेशन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन देखेंगे। ये जो बेसिकली अभी जो पढ़ रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ऑफ टू वेक्टर्स। फ्यूचर में चल करके देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स कैसे निकालेंगे। फिलहाल अभी जस्ट टू वेक्टर्स के लिए पढ़ रहे हैं। लाइक ये जो था ए डॉट बी था, है ना, इसको हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट कहा था, स्केलर प्रोडक्ट, और इसके अकॉर्डिंग हमने इसको डॉट प्रोडक्ट कहा था, बिकॉज वहाँ पे हम लोग डॉट लिखते हैं, डॉट बी, है ना, इसीलिए स्केलर। और यहाँ पे मैंने ये भी बताया था आपको, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए था। बेसिकली ये जो फार्मूला दोनों का जो डिराइव होता है ये इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी, और ये होता था कॉस थीटा, दैट इज़ एंगल बिटवीन, जो थीटा है, थीटा जो था वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स था। टू वेक्टर्स ऑफ कोर्स मतलब ए एंड बी। ठीक है, तो ये एंगल बिटवीन था, और मैंने आपको ये बताया था वहाँ पर कि जब थीटा वहाँ पर, अगर मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये बी है, अगर मैं ए डॉट बी लिखता हूँ बच्चे, तो इसका मतलब ये है इन जनरल कि हमें ए से बी पे जाना है। और अगर एंगल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो थीटा हम लोग को यहाँ पर ये जो लेते हैं ये पॉजिटिव लेते हैं, राइट। ये जो थीटा हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं पॉजिटिव लेते हैं, और ए डॉट बी की बात वहाँ पे कर रहा था, तो दिस वन ये कॉस थीटा जो भी फॉर्मूला है। ठीक है, अगर सेम वे अगर b डॉट ए कहता था, तो इसका जो ग्राफिकल मीनिंग था कि b से हमें a पर जाना है। सपोज डैट ये हमारा b है और ये हमारा a है, ठीक है ना, जैसे फिगर b और a। अगर b डॉट a मैं लिखूँ तो इसका मतलब था कि हमें b से a पे जाना है, जो पहले है ना उससे दूसरे की तरफ जाना है। अगर यहाँ पर देखोगे तो एंगल b से a की तरफ जाएंगे तो एंगल जो है वो जो मेड करेगा वो क्या कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेड करेगा। ठीक है, इसीलिए ये जो थीटा होगा वो निगेटिव होगा। क्यों? बिकॉज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है। ओके, और इस केस में ये बताया था, रिवीजन नहीं करोगे बाबू चीज़ों को तो दिक्कत है। कॉस, और यहाँ पर ऑफकोर्स एंगल की बात होगी, तो एंगल चूंकि निगेटिव में है तो ये माइनस थीटा लेना पड़ेगा। एंड कॉस माइनस थीटा आपको पता है सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए कॉस थीटा रह जाता है। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट दोनों जो है वो इक्वल है। ऑफकोर्स बी डॉट ए की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो इक्वल है। इट मीन्स टू से इट्स डजेंट अफेक्टेड बाई रोटेशन ऑफ एंगल, सेंस ऑफ एंगल, कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ले रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो वेक्टर में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले अब देखिए, इसको डिफाइन करेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, इसको बोलेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसी को पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये डिफाइन कैसे होता है तो सबसे पहले समझिएगा। अगर ये ए क्रॉस बी है तो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट कहने का मतलब वहाँ पर ये भी था, स्केलर प्रोडक्ट वहाँ पे कहने का मतलब ये भी था कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आता है वो कांस्टेंट आता है, मतलब फिक्स्ड वैल्यू आता है, लाइक 2 5 8 9 10। भले ही यहाँ पर ए कॉस थीटा ये सब दिख रहा हो, बट इसका न्यूमरिक वैल्यू आता है। बट इस केस में न्यूमरिक वैल्यू नहीं आता, बल्कि एक वेक्टर वैल्यूज देता है। वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर देता है, जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन वेक्टर देता था, है ना। तो उसी तरीके से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर देगा, और ये डिफाइन होगा, ये डिफाइन आपका होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। ठीक है, और एक नया इसमें वेक्टर ऐड किया जाता है एन कैप। ठीक है, वेयर वेयर थीटा जो है एंगल बिटवीन, ध्यान दीजिए, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंड ये जो देख रहे हो एन कैप जो है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर
to the plane which containing vector a and vector b। देखिए मेन हमें ही इसको समझना है, ठीक है। और थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये एंगल का जो रोटेशन है इसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीजिएगा तो थीटा पॉजिटिव आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीजिएगा तो थीटा माइनस थीटा हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। देयरफॉर यहाँ पर सेंस ऑफ रोटेशन जो होता है वो इफेक्ट डालता है। अब इसमें आया कि एन कैप का मतलब क्या है। ओके, पहले आप समझिए। देखिए मैं एक पेज बनाता हूँ, अगर मुझे कैमरा आज लगा देना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं। मान लीजिए इसको ना एक पेज की तरह ट्रीट कीजिए। ये एक हॉरिजेंटल पेज है, ठीक है, इसको हॉरिजेंटल पेज की तरह ट्रीट कीजिए। और बिल्कुल आप जैसे आप कॉपी पे लिख रहे हो ना, अगर कॉपी पे लिख रहे हो जैसे ये, तो ये हॉरिजेंटल पेज हो गया। कॉपी पे लिख रहे हो तो आपका हॉरिजेंटल पेज हो गया। और मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए इसमें वेक्टर दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया a, और दूसरा वेक्टर सपोज डैट मैंने दे दिया, ध्यान दीजिए, ये है वेक्टर b। ओके, और अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, अगर मैं लिखता हूँ a क्रॉस b, तो मैंने आपको जैसा स्केलर प्रोडक्ट में बताया था कि a क्रॉस b का लिखने का मतलब है a से हमें b की तरफ जाना है, ठीक है, a से हमें b की तरफ मूव करना है। तो फिगर वाइज आ जाइए, a से b की तरफ आप जाएंगे, तो अगर a से b की तरफ जाइएगा तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा वो थीटा फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस केस में ध्यान दीजिए, अगर a से b है ना, तो आप a से b की तरफ, जैसे आप किसी बॉटल का कैप खोलते हो, है ना, तो जब a से b की तरफ आप जाइएगा यानी कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कीजिएगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई सा भी कप लीजिए, लाइक हॉर्लिक्स का बॉटल है, कोई सा भी, ठीक है, वो रोटेशन वाला जिसको रोटेट करके फिक्स बंद करते हैं या खोलते हैं, उस तरीके की कैप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर उस बोतल को अगर खोलोगे, जैसे थर्मस है ना, वाटर बॉटल है, उसको अगर रोटेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या होगा कि आपका जो कैप है वो उस बॉटल के ऊपर आता है ना। उसको जब रोटेट कीजिएगा, इमेजिन कीजिए रोटेट कीजिएगा, तो वो ऊपर की तरफ खुल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो उसी तरीके से जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कीजिएगा तो आपका जो नया वेक्टर का जो रोटेशन होगा, जो बोतल का जो कैप था वही आपका न्यू वेक्टर का डायरेक्शन देगा, क्योंकि a क्रॉस b जो होता है वो एक नया वेक्टर देता है। तो ये जो होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। यही आपका एन कैप हो गया। हॉरिजेंटल पेज अगर आप देख रहे हो तो उस हॉरिजेंटल, जैसे इस पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो इस पेज को, जो येलो पेज है, चूंकि अब ये 3D फिगर हो रहा है तो इसको रिप्रेजेंट मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसे। अब समझिए, तो ये जो होगा, अब जैसे आप लोग अगर कॉपी पे लिख रहे हो तो कॉपी को आप बिल्कुल ये पेज की तरह ट्रीट कीजिए, ठीक ना। तो ये पेज अगर हो गया तो इस पे अगर पेन को परपेंडिकुलर ड्रॉ की रखिएगा, ठीक है। जैसे पेज में वेक्टर ए बनाइए, ड्रॉ कीजिए, और वेक्टर बी ड्रॉ कीजिए, है ना, सिंपल सा। जैसे अगर आप पेज है, जैसे यही कॉपी मान लीजिए ना, ये कॉपी, तो वेक्टर ए है, इस पूरे ग्रीन पेज, ब्लैक पेज को आप अपने कॉपी का पेज बनाइए, तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ठीक है। ये जो है आपका वेक्टर बी है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है वेक्टर बी है। तो अब देखिए वेक्टर एन जो होगा वो इस पेज पे परपेंडिकुलर होगा, और अगर उस पेज पे परपेंडिकुलर होगा तो वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। और अगर बच्चे ध्यान, ये समझ में आ रहा है, यानी कि ये जो प्लेन था, ये जो पेज था, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी को कंटेन कर रहा था, उसके भी परपेंडिकुलर और इस पूरे प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा दिस वन। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, ये फ्यूचर में 3D में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। देखो मैं फिर से एक पेज बना रहा हूँ, ठीक है, ये पेज है आपके कॉपी का। अब एक्चुअली दिखाया जाए तो ऐसे दिखाया, लेकिन वो थोड़ा सा ठीक दिख नहीं पाएगा, इसलिए समझिएगा, ये पेज है। देखिए इस पेज पर इनफाइनाइट परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकते हैं। यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर गया,
है ना, मैंने इस कॉर्नर पे ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ किया। तो इस पेज पर जो आपका कॉपी है उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेन आप परपेंडिकुलर ड्रॉ रख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर क्या कहते हैं पेन अगर आप ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज़ वहाँ पे रख सकते हो, तो सबका जो यूनिट वेक्टर होगा वो सेम होगा। यूनिट वेक्टर जो होगा जितने भी परपेंडिकुलर हैं सबका यूनिट वेक्टर सेम होगा। एंड देखो क्या होगा कि अगर ये पेन और ये पेन अगर इस पेज पे परपेंडिकुलर है, आप लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, देखिए ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा यही है। अब एनिमेशन यहाँ पर फिलहाल तो यूज नहीं कर सकता हूँ और कैमरा मुझे यूज करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। तो देखो मैं जस्ट इस दोनों पे फोकस करें बच्चे, ये वाला, ये दिस वन और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन है तो देखो तो ये दोनों जो होगा वो पैरेलल होगा। मैं इन दोनों की ही बात कर रहा हूँ, क्या ये दोनों जो होंगे, ये जो है प्लेन पे परपेंडिकुलर, ये जो वेक्टर है ये भी प्लेन पे परपेंडिकुलर, लेकिन ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। और आपको पता है कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल वेक्टर्स है सबका लेंथ अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज कॉमन होता है कि सबका डायरेक्शन सेम है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन सेम है, यानी कि यूनिट वेक्टर सेम होता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, ये समझ में आपको आ गया कि अगर मैं थोड़ा सा फिर से एक बार फ्रेश बना देता हूं कि अगर ये हमारा पेज है, ये पेज है और इस पेज में एक वेक्टर था a, दूसरा वेक्टर था हमारा b, और इन दोनों के बीच में अगर एंगल बन रहा था थीटा, सॉरी, और हम लोग बात कर रहे हैं a क्रॉस b का, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सॉरी ये जो है वो एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। और आपका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ हो जाएगा, एबव दी प्लेन, यानी कि जो आपका कॉपी है, कॉपी पे जो लिख रहे हो उसके ऊपर आपका वो पेन दिखाई देगा, परपेंडिकुलर वाला पेन। क्लियर हो रहा है? तो ये जो एन कैप जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये ए बी, ये साइन थीटा और ये एन कैप, डायरेक्शन समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर इसी पेज में, फिर से मैं फिगर बना रहा हूँ, सेम फिगर बना रहा हूँ, ये पेज है आपका और इसमें मान लीजिए वेक्टर ए है और मान लीजिए ये वेक्टर बी है, ओके। और अब मैं कह रहा हूँ बी क्रॉस ए निकालने के लिए, तो रूल क्या हो जाता है, बी क्रॉस जो पहले उससे हमें सेकंड वाले पे जाना होता है, तो बी से ए अगर हम लोग जाएंगे, ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा एंगल हमारा, दैट इज थीटा जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो और अब मेन ये है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, देखिए जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो तो कैप क्या होता है, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोलते हो कैप को तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और जब उसको अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिक्स कीजिएगा तो क्या होगा, वो टाइट होगा, वो कैप जो है वो टाइट होगा, यानी कि वो नीचे की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो नीचे की तरफ जाएगा, इसका मतलब क्या कि ये जो वेक्टर होगा नॉर्मल वेक्टर वो परपेंडिकुलर टू होगा ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बट वो पेज के नीचे जाएगा। तो इसी चीज को मैं ऐसा लिख देता हूं, ध्यान देना, इसी चीज को मैं ऐसा लिख देता हूं डॉटेड से, क्योंकि पेज के नीचे आपको वो चीज दिखाई नहीं दे रहा होगा, पेज को आपको उठाना पड़ेगा कॉपी को, अब इसको उठाएंगे तभी तो ये दिखाई देगा नीचे। समझ में आ रहा है? अब ये डायरेक्शन आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसका भी फॉर्मूला लेकिन बच्चे सेम ही रहेगा, वेक्टर ए वेक्टर बी और ये जो है साइन थीटा एन कैप। फार्मूला के अनुसार थीटा अगर पहले 30 डिग्री था अब तो हम लोग -30 डिग्री लगे, लेकिन फार्मूला इसी तरीके से चलेगा और बस ये जो होगा डाउनवर्ड हो जाएगा, डायरेक्शन जो हो जाएगा इस केस में डाउनवर्ड। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में देखा था आई डॉट आई वाला रूल, है ना, कि आई डॉट आई का वैल्यू 1 हो जाता है, बिकॉज ये आई का मैंने क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और ये फिर ये आई का डॉट प्रोडक्ट, आई का डॉट ये मैग्नीट्यूड
और कॉस जीरो लेते थे, है ना, जिसकी वजह से ये 1 इंटू ये कॉस जीरो 1 और ये वैल्यू 1 हो जाता था फॉर्मूला, बट हमारा यही होता था, है ना, a डॉट बी कॉस थीटा वाला। अब देखिए सेम चीज आई क्रॉस आई की बात करेंगे, तो ध्यान दीजिए आई क्रॉस आई की जब बात कीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा, ध्यान दीजिए, आई का मैग्नीट्यूड इंटू इस आई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन जीरो और एन कैप, हमें पता नहीं डायरेक्शन किधर जाना है, ठीक है। तो अब देखिए ये वैल्यू कितना हमारा हो जाएगा ओवरऑल, जीरो, समझ में आ रहा है, वाई बिकॉज ये वैल्यू 1 इंटू ये हो जाएगा जीरो और एन कैप, यानी कि ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा जीरो वेक्टर, यानी कि नल वेक्टर। यानी कि अगर आप देखिएगा तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया आई कैप आई क्रॉस आई, सिमिलरली जे क्रॉस जे, सिमिलरली के क्रॉस के का वैल्यू जो होता है वो जीरो नल वेक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए अब जो है वो टू डिफरेंट वाले में, यानी कि आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होगा, तो इसको याद रखने का तरीका एक समझिएगा, आई है, जे है, एक सेकेंड कहीं से कर सकते हैं, ये याद करने का तरीका है, ठीक है, रूल बस ध्यान रखिएगा। रुकिए मैं ऐसे नहीं, इसको ना अलग तरीके से लिखता हूँ ताकि एक ही कॉन्सेप्ट सब जगह चले, रुक जाइएगा, मैं आई यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जे यहाँ लिख दे रहा हूँ और के यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्लियर। हाँ अब समझिएगा, अब एंगल आई जे के में जाइएगा तो आई क्रॉस जे जो हो जाएगा ये हो जाएगा आई कैप, ध्यान दीजिएगा मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, तो चूंकि आई क्या होता है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है और जे जो होता है वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है, देयरफॉर ये 90 डिग्री। और एन कैप अब डायरेक्शन हमें लिखना है, तो देखिएगा ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आई जे के, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब आई से जे की तरफ जाइएगा इस तरीके से खोलिएगा तो ये आपकी तरफ आएगा, यानी कि के की तरफ आएगा, यानी कि इसका डायरेक्शन हो जाएगा के। अब देखिए ये हो जाएगा आई का मतलब 1 साइन 1 का भी वैल्यू 1 और ये के कैप, यानी कि आई क्रॉस जे की बात करेंगे तो ये हो जाएगा के कैप। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, ठीक है। अब इसी रूल को याद करने का तरीका है, देखिए फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बना देता हूँ और उसके बाद लिख दूंगा, आई है, जे है, के, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में इसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा, अगर हमें इस डायरेक्शन में अगर रोटेट करना पड़ रहा है तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, नेक्स्ट वाला जैसे आई क्रॉस जे, तो जो बच गया कौन के, तो यहाँ पर लिख देंगे के। अगर क्वेश्चन में पूछेगा जे क्रॉस के, तो हमारे पास आई कैप, क्योंकि हमें, और ध्यान रखिए रोटेशन जो हमें है वो एंटी क्लॉकवाइज में ही करना है, इसलिए पॉजिटिव लेके चल रहा है। सिमिलरली अगर पूछेगा के क्रॉस आई तो ये हो जाएगा जे कैप, क्योंकि हमें एंगल रोटेशन इस तरीके से करना है। ये समझ में आ रहा है। अब अगर क्वेश्चन में पूछ दे यही चीज कि जे क्रॉस आई, तो ये क्या होगा सुनिएगा, जे क्रॉस आई में जाएंगे तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन के साथ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं इसलिए माइनस साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस 90 लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर आई क्रॉस, ये तो जे क्रॉस आई हो गया, अगर आई क्रॉस के की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप, और अगर क्वेश्चन में के क्रॉस जे कैप पूछ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। आई होप ये फॉर्मूला भी याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर वेक्टर ए आपको दे दिया है सपोज डैट x1i y1j z1k, हो सकता है ये 3D में दे रहा हूँ, हो सकता है वो सिंपली 2D, ठीक है। और वेक्टर बी दे दिया है, समझिएगा वेक्टर बी दे दिया है आपको x2i y2j z2k, ठीक है। तो इस केस में ध्यान दीजिएगा,
इस केस में ए क्रॉस बी जो होगा वो डिफाइन होगा, ये तो आपको पहले से पता ही है, ए क्रॉस बी साइन थीटा, कब? जब एंगल दे रखा हो, है ना, और ये एन कैप। लेकिन इसी को निकालने का, ए क्रॉस बी निकालने का एक तरीका और है, मॉडुलस ऑफ, मे बी फिजिक्स में पढ़ा हो आपने, आई जे के, और आई का कोफिशिएंट x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। ठीक है, अब यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगा i, समझ में आ रहा है, और डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 z1 z2 माइनस j कैप ऑफ कोर्स x1 z1 x2 z2, और सिमिलरली प्लस के ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 का कैप। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। और ऑफ कोर्स इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालने आता है, i हो जाएगा y1 z2 z1 y2, ये हो जाएगा j कैप, इसको लिख सकते हैं आप, सॉरी इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप x1 z2 माइनस x2 z1 और प्लस k कैप, इसको लिख सकते हैं x1 y2 माइनस y1 x2। ठीक है, यही आपका a क्रॉस b हो गया। आई होप क्वेश्चन कर सकते हो इस पे। अच्छा, समटाइम मन में ये आ सकता है कि मान लो, ध्यान दीजिए, इफ इन 2 डायमेंशनल, चलो लिख देता हूँ 2 डायमेंशन, अगर वेक्टर बच्चे, अगर मान लीजिए x1 i है और y1 j, ठीक है, और वेक्टर b जो है वो x2 i और y2 j, ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि a क्रॉस b का वैल्यू बताइए। क्लियर? तो आप इसको बना सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका i एंड j, समझ में आ रहा है, और इस केस में ये वैल्यू ले लीजिएगा x1 y1 x2 y2 और, ठीक है, के लिखिएगा और यहाँ पर 1 1 डाल दीजिएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो आप, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा i कैप अगेन y1 1 y2 1 और प्लस, सॉरी, माइनस j, और ये x1 1 x2 1, ठीक है, और ये हो जाएगा k, समझ में आ रहा है ना, k कितना हो जाएगा, तो k हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से, और आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका i y1 माइनस y2 माइनस j, ये x1 माइनस x2 और प्लस के, ये हो जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1, ये 2 है बच्चे, ये a क्रॉस b। तो क्या आप इस तरीके से सिस्टम को कैलकुलेट कर सकते हो? क्या इस पर मुझे न्यूमेरिक वैल्यू बताना होगा या हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखिए, अब कुछ ना इसका यूज़ देखिए, ठीक है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक देखिएगा कॉन्सेप्ट, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, ये सही है, ठीक है, लैग्रेंजेज, यार आइडेंटिटी, ठीक है, ये क्या कहता है समझिएगा, आप a क्रॉस b लिख सकते हो ना, ये हो जाएगा मॉड a b साइन थीटा n कैप। अब बच्चे ध्यान दो, अगर हम लोग इसके मॉडुलस की बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे का मॉडुलस, आपको पता है ना, ये पूरा क्या है, एक वेक्टर है, ये जो इंटायर ये जो सिस्टम आया वो एक वेक्टर है, राइट। तो इसके अगर मॉडुलस, वेक्टर के मॉडुलस मतलब उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो ये दिस वन हो जाएगा, साइन थीटा भी रहने दीजिए, और एन कैप का मैग्नीट्यूड समझते जाइएगा, ये दिस वन, ये दिस वन,
साइन थीटा, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब एन कैप के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा 1। बेसिकली ये क्या है, ये जो ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है इसका मॉडुलस ओपन करेगा, फिर इसका मॉडुलस निकालेगा, फिर इसका मॉडुलस निकालेगा, फिर एन कैप का मॉडुलस निकालेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसी स्टेटमेंट को मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। देयरफॉर, अब ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा दिस वन साइन थीटा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए तो क्या बोथ साइड आप स्क्वायरिंग कर सकते हो? तो दिस वन का स्क्वायर इक्वल टू दिस वन स्क्वायर, मैं इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत परेशानी तो कही? देखिए तो इसको लिख सकते हैं, दिस वन का स्क्वायर रहने दीजिए, सॉरी दिस वन का स्क्वायर रहने दीजिए, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगा दिस वन का स्क्वायर रहने दीजिए, इसका स्क्वायर रहने दीजिए, और ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, दिस वन का स्क्वायर, दिस वन का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत परेशानी है तो कहिए। देखिए तो बच्चे इसको ऐसे ही रहने दो आप, दिस वन का स्क्वायर, दिस वन का स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो a डॉट बी का होल स्क्वायर। वाई? बिकॉज a डॉट बी का जो वैल्यू होता है, चलो लिख ही देता हूँ एक स्टेटमेंट, ये वैल्यू जो है दिस वन और ये कॉस है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये देखिए दिस वन का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, और ये वैल्यू इसको नहीं लिख सकते हैं a डॉट बी का होल स्क्वायर। यही जो रिलेशन आप देख रहे हो ना, ठीक है, यही जो रिलेशन है, यही लैग्रेंजेज आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यही आपका, हाँ कुछ रिलेशंस आपको, जैसे a प्लस बी है, अगर थीटा दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो आप यहाँ से इसका डायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट निकालना ज़्यादा इजी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में डॉट प्रोडक्ट निकालना ज़्यादा इजी होता है ना? तो ठीक है, इसको रूल को थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि बोर्ड वगैरह में पूछ दे कि डिफाइन लैग्रेंजेज आइडेंटिटी एंड प्रूव दैट, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं, बस यही सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हो। अच्छा हाँ, देख लो इसी चीज़ को ना, इसी चीज़ को a क्रॉस b ही है, इसी को लिख देता है वो a डॉट a डॉट b, a डॉट b, b डॉट b। ठीक है, ये यही स्टेटमेंट जो है ना दिस वन वाला, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, जब मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए ना, ये इसी का एक फॉर्मेट में, दोनों सेम ही चीज़ है। देखिए ये क्या होगा, a डॉट a का मतलब क्या, a स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, और ये हो जाएगा, ये a डॉट a का मतलब a स्क्वायर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ये a डॉट b और a डॉट b, ये मिलकर नहीं हो जाएगा a डॉट b का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यानी कि इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं मॉडुलस के फॉर्म में। सम टाइम ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा लिख करके दे देगा, a क्रॉस b का वैल्यू जो है, सॉरी अरे यार, ये जो लैग्रेंजेज का जो सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि कौन, जैसे ऑप्शन दे देगा बहुत सारा, जैसा मैंने ये लिखा है, हो सकता है कि यहाँ पर a डॉट b कर दे, यहाँ पर a डॉट b कर दे, यहाँ पर a डॉट a कर दे, मतलब इस तरीके से 3-4 ऑप्शन बना देगा वहाँ पे, और पूछेगा कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये लैग्रेंजेज आइडेंटिटी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, इसका वैल्यू है a b c d,
और ए बी जो है ये वेक्टर दे दिया है ए, और इसका एडजेसेंट साइड अगर सपोज डर दे दिया है बी, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी जो होगा वो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी। एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और अगर मैग्नीट्यूड की अगर बात करेगा, समझ में आ रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करेगा, ए बी सी डी की अगर बात करेगा, तो ये ऑफकोर्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और आपको ए क्रॉस बी निकालने आता है। क्लियर है, हो जाएगा। अब वेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, हो जाएगा। वन मोर स्टेप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम when diagonals are given, diagonals are given, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है आपका ए बी सी डी, और मान लीजिए एक वेक्टर ये दे दिया है, अरे यार मान लीजिए ये वेक्टर दिस वन दे रखा है और एक वेक्टर ये दे रखा है, ये जो वेक्टर है वो वेक्टर ए दे दिया है, ठीक है, और ये जो वेक्टर है दिस वन बी डी, ये वेक्टर बी दे दिया है, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ, ए सी जो है वो वेक्टर ए दे दिया है और डी बी जो है वो वेक्टर बी दे दिया है। तो एरिया ऑफ, ये सब डायगोनल है, ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो होगा वो हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड अगर लेना है तो दिस वन। आई होप समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो वेक्टर वगैरह में हमारा मेन यही सब चीज़ था जो ख़त्म हो गया। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शुरू करूँगा। कब से रुका हुआ था भाई? चलो क्वेश्चन तो करा दिया, मेन ये देख लो, फिर से यहाँ रिपीट कर देता हूँ, पता नहीं अब कब से कितना छूटा मुझे भी नहीं पता। 50 बहुत देर से लग रहा है क्योंकि 53 हो रहा है और यहाँ पे 32 ही हुआ है, 20 मिनट लगता है इधर उधर हुआ। चलो अब देखो, फाइंड वेक्टर यूनिट वेक्टर, दिस वन कह रहा है ए क्रॉस बी, दिस वन की बात कर रहे हैं ना, तो ये यूनिट वेक्टर फाइंड करना है एन कैप जो ए एंड बी पे परपेंडिकुलर हो, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू दिस वन हो जाएगा, एन कैप का वैल्यू दिस वन, ए क्रॉस बी अपॉन दिस वन, ठीक है। क्लियर हो रहा है सब? तो यहाँ से एन कैप निकाल सकते हो दिस वन। ये मेथड तब वैलिड है हाँ जब थीटा आपको गिवन है। सेकेंड मेथड एन कैप ही फाइंड करना है ओनली ए एंड बी आर गिवन, जब आपको ए एंड बी ओनली गिवन वेक्टर ए एंड बी, तो उस केस में इसको लिख सकते हैं एन कैप का वैल्यू ए क्रॉस बी अपॉन दिस वन। अब आपका एक क्वेश्चन था कि सर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। मैं कहता हूँ कि आप डॉट प्रोडक्ट से ही फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। कॉस थीटा जो होता है वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए डॉट बी। अगर ये चीज़ चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए क्रॉस बी का वैल्यू जो होता है आप जानते हो, ये होता है दिस वन का मॉड, बी का मॉड, साइन थीटा एन कैप। तो इतना लिख क्यों रहे हैं, डायरेक्टली लिख सकते थे। तो देखिए तो वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैंने अभी बताया था। अगर अब यहाँ से साइन थीटा पूछेगा तो ये क्या होगा, एंगल ही निकालना है ना, तो ए क्रॉस बी निकालिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो देखिए एंगल जो है आपका डॉट प्रोडक्ट से निकालना ज़्यादा इजी होता है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट निकालना ज़्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है।
तो हाँ पहले ए क्रॉस बी निकालिए डिटर्मिनेंट से, फिर उसका डिटर्मिनेंट मतलब मैग्नीट्यूड निकालिए। तो इतना करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन अभी मैंने बताया था ना, ये वाला पता नहीं कितना रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से छूटा है। चलिए जो हो गया है ठीक है, ये देख लीजिएगा। एरिया पैरेललोग्राम ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया था आपको, है ना। एरिया और पैरेललोग्राम ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था आपको, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कहाँ से छूटा है। नहीं तो कल आप मेरे को बोल दीजिएगा, मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा। ओके चलिए कुछ और बताना था, भूल गया मैं। हाँ जैसे कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A I + 3j - 2k एंड वेक्टर B दे रखा है -I + 3k। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर दिस वन। ओके तो अब कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए गिवन है सॉल्यूशन इसका। देखिए वेक्टर A का वैल्यू दे दिया है I + 3j - 2k और वेक्टर B दे दिया है -I + 3k। ठीक है, तो वी नो डैट यूनिट वेक्टर n क्या होता है, तो ये होता है A क्रॉस B अपॉन A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। और ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया है, तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे, है ना। समझ में आ रहा है? एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये समझ में आ गया ना, ये मेथड जो अभी डिस्कस किया था। तो ये क्लियर अगर है आपका, तो हमारे पास A क्रॉस B फाइंड करना है। देखो A क्रॉस B फाइंड करने का तरीका हम लोग जानते हैं, यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, तो A क्रॉस B हम लोग निकाल सकते हैं और ये होता है I J K कैप। ठीक है, और ये वैल्यू है I3 - 2 यानी कि 1 3 - 2 और ये है -1, चूँकि J नहीं है तो 0 और ये 2। और ये वैल्यू हमने अभी ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, ये फर्स्ट एग्जांपल जो आपको समझाया था वहाँ पर यही वैल्यू था, राइट। ये कहाँ गया क्वेश्चन, दिस वन, है ना, यही क्वेश्चन था। अब पता नहीं रिकॉर्ड कहाँ से मिस हुआ, ध्यान में नहीं है। ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा है ना। तो यही वेक्टर जो हमने निकाला था, तो अगर यहाँ से देखें तो A क्रॉस B निकाल सकते हैं यहाँ से। A क्रॉस B सेम क्वेश्चन है ना। A दे रखा है, B दे रखा है, तो A क्रॉस B कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से। और मैं इसी रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ। तो 9I - j + 3k और मैग्नीट्यूड कितना है, √91। तो चलिए 9I j - 3k, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया 9I - j + 3k। ये कैसे आया है ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है प्रीवियस एग्जाम्पल में। ठीक है, A क्रॉस B मिल गया और हमने A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड भी निकाल रखा है बच्चे, क्लियर है। और ये हमारा है कितना, √91। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हमारा मिल जाएगा A क्रॉस B अपॉन दिस वन का मैग्नीट्यूड, यानी कि वैल्यू हो गया 9I - j + 3k अपॉन √91। कोई दिक्कत परेशानी है तो यहाँ तक कह सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको ये है कि अगर एंगल पूछ रहा है, 2 वेक्टर्स दे रखा है और अगर एंगल पूछ रहा है मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, है ना, अगर पूछ रहा है कि एंगल बताइए, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। ओके, तो आपको पता है वेक्टर, सेम क्वेश्चन, डाटा में सेम क्वेश्चन का यूज कर रहा हूँ। तो आपको पता है साइन थीटा, सॉरी A क्रॉस B का जो वैल्यू होता है वो मॉड A मॉड B और साइन थीटा होता है। लेट एंगल बिटवीन A एंड B जो है वो थीटा है। ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही डाटा में यूज कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, A क्रॉस B अपॉन दिस वन, समझ में आ रहा है। और अभी आपने A क्रॉस B का मॉडुलस वैल्यू फाइंड किया था और ये कितना था, √91। और A का वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन ही एग्जाम्पल से ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर A का अगर मैग्नीट्यूड कहेगा तो 1 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर और ये प्लस -2 का स्क्वायर रूट। समझ में आ रहा है? इनटू अब कितना ये बचा है, -1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अरे यार समझ में आ रहा है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखने नहीं देगा, एक सेकंड हो तो क्यों नहीं लिख सकते, ये -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा हो गया। दिस वन की अगर बात करेंगे तो √91 अपॉन ये हो जाएगा 1 9 10 और 4 √14 और ये हो जाएगा 9 + 1 √10। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वैल्यू हो जाएगा 91, ये हो जाएगा 14 × 10। अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो कर लीजिए, आई थिंक हो सकता है। 91 को लिख सकते हैं 7, 13 × 7 और 14 को लिख सकते हैं 7 × 2 × 10 का रूट। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू बचेगा 13/20। तो हमारे पास बेसिकली साइन थीटा का वैल्यू आ गया यहाँ से √13/20। देयरफॉर थीटा का वैल्यू आ गया साइन इनवर्स 13/20। अब क्वेश्चन में देगा कि आप एग्जैक्टली वैल्यू फाइंड कर लो, नहीं तो फिर आप ऐसे फाइंड कर लीजिएगा। अब हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा है कि फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 49 विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस वन और दिस वन। फिलहाल यहाँ तक ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा रुक जाए, क्वेश्चन नंबर 7 मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा, वेक्टर ए और बी दे दिया है तो a + 2b क्रॉस 2a - b, ये अलग से निकालना पड़ेगा, फिर कैलकुलेट कीजिएगा। बस क्वेश्चन नंबर 7 का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, पैरेललोग्राम कह रहा है वेक्टर डिटरमाइन करने के लिए। एरिया 2i और 3j दे दिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया, 2i वेक्टर ए 3j वेक्टर बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट से हाँ ठीक है, ये सारे हो जाएंगे ये सब। फिर ये डायगोनल दे दिया है तो मैंने फार्मूला भी बताया, ½ × a क्रॉस b का डॉट। ये सारे बच्चे वही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ। 7 थोड़ा सा 7 के लिए ना थोड़ा सा पहले बता ही देता हूँ, फिर आगे का चीज़ बता दूंगा। देखिए इफ़ ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है, फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन देन यूनिट वेक्टर perpendicular to vector A and vector B और unit vector perpendicular to plane containing vector A and B हम लोग जानते हैं क्या होता है, और ये होता है डिफाइन, एन कैप का वैल्यू डिफाइन होता है A क्रॉस B अपॉन मॉडुलस ऑफ ये होता है, अभी बता रखा है पहले से, मॉडुलस ऑफ a + b, यही था ना। ठीक है, अब देखिए जनरल वेक्टर, ध्यान दीजिएगा। नाउ vector having magnitude lambda and perpendicular to vector A and vector B। हमें वैसा वेक्टर अब फाइंड करना है जो A एंड B के परपेंडिकुलर हो और जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा। क्लियर? तो आपको याद है वेक्टर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जनरल फार्मूला। वेक्टर के लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई सा भी वेक्टर लिखना है तो ये क्या होता है, वेक्टर भी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर भी का यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है ना? अगर वेक्टर भी को लिखना है तो क्या होगा, अगर वेक्टर भी अगर लिखना चाहते हो तो हमें वेक्टर भी का मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन हमें यूनिट वेक्टर से मिलता है। ठीक है, तो उसी तरीके से कह रहा है कि वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड लैम्डा
एंड परपेंडिकुलर टू दिस वन ए एंड बी, क्या हो जाएगा? तो इस वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा लेमडा वी का ये वी का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है? लेमडा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और वी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? यानी कि अगर इसी चीज़ को डिटेल में जाएंगे तो वेक्टर वी का वैल्यू हो जाएगा, लेमडा रहने दीजिए, और ये है ए क्रॉस बी, यूनिट वेक्टर आपने अलग से निकाल रखा है। समझ में आ रहा है? और ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस सॉरी ए माइनस ओहो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है? बोलिए। देखिए ना, ये समझ में क्या कर रहे हो ऐसे? ये पेज है, इसमें वेक्टर ए है और इसमें वेक्टर बी। अगर ए क्रॉस बी की बात कर रहा है, ए क्रॉस बी की, ठीक है, तो इस पेज पर इनफाइनाइट वेक्टर्स मैंने बताया था ना कि परपेंडिकुलर होंगे। अगर इस वेक्टर का सब इनफाइनाइट वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो सबका यूनिट वेक्टर सेम होगा। अगर कोई पूछता है कि भाई इस वाले वेक्टर का नाम बताओ कि क्या है वेक्टर, इस वेक्टर का वैल्यू कितना है, तो क्या चाहिए? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको चाहिए, और डायरेक्शन जो है वो यूनिट वेक्टर से मिल जाएगा। ये सब चीज़ें लॉजिक लगाना आप शुरू करें कि डायरेक्शन कहाँ से, वेक्टर चाहिए तो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन, तो कहीं से उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो और कहीं से उसका डायरेक्शन फाइंड करो। डायरेक्शन जनरली जो होता है वेक्टर का वो यूनिट वेक्टर से मिलता है। अब बोलिए, क्लियर हो रहा है? हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए जो देखिए जो क्वेश्चन मैं अभी तक पढ़ा रहा था, क्वेश्चन नंबर 7 खुद से कीजिएगा, 7 खुद से कीजिएगा एग्जैक्टली। मैं आपको क्वेश्चन 1 को ही डिटेल में फिर लेके जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 को ही मैं डिटेल में लेकर के जा रहा हूँ। जैसे अगर कहे फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड हैविंग मैग्नीट्यूड, मान लीजिए 10, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लेता हूँ 10, ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड 10 मान लेता हूँ, ठीक है, कि चलिए 10 है, तो अब इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा? वेयर मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया, वेयर वेक्टर ए का वैल्यू आई प्लस 3j माइनस 2 के लिखा है, वेक्टर बी का वैल्यू माइनस आई प्लस 3 के लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास पता है, लेट सॉल्यूशन में आएंगे, लेट we have to find वेक्टर भी, ठीक है, where वेक्टर भी जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ बी क्या नाम है? भी इक्वल टू एन कैप, और एन कैप का मतलब क्या? ए क्रॉस बी अपॉन कितना? मॉड ऑफ ए क्रॉस, ये मॉड है, ठीक है। और देयरफॉर हम लोग वी कैप निकाल सकते हैं। वी कैप का वैल्यू क्या था? 3i माइनस 9i माइनस j प्लस 3k अपॉन रूट 91। यार एक बार देख लेता हूँ कहाँ निकाला है, ये साइन थीटा हो गया ना, यूनिट वेक्टर नहीं निकाला कहीं, ये 9i माइनस j प्लस 3k रूट अंडर 91, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह निकालने आपको आता है, मैं फिर अब इसलिए उसमें नहीं जा रहा हूँ, बस उसी डाटा को बार बार यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा समय बचाने के लिए। तो हमें v का यूनिट वेक्टर मिल गया, समझ में आ रहा है? ऑल्सो वेक्टर v का वेक्टर v का मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना? हाँ सॉरी 10, क्वेश्चन में दे रखा है ना मैग्नीट्यूड। देयरफॉर वेक्टर भी क्या होगा? तो ये हो जाएगा v का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है? यानी कि वेक्टर v हो जाएगा एक सेकेंड, ये हो जाएगा 10 इंटू 9i माइनस j प्लस 3k अपॉन रूट अंडर 91। और इसी चीज़ को चाहें तो आप अरेंज कर सकते हैं, 10 अपॉन रूट अंडर 91 9i j प्लस 3k। क्वेश्चन नंबर 7 इसी पे देखिए, इसमें वेक्टर v का मैग्नीट्यूड दे रखा है 49 और वेक्टर a और वेक्टर b दे रखा है,
तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, यानी कि भी कैप जो होगा वो एन कैप के इक्वल होगा। एन कैप का मतलब जो है ऑलरेडी मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ समझ में आ रहा है ना। और डाटा मैंने एक ही लिया ताकि फिर बार बार लिखना ना पड़े। बाकी सारे क्वेश्चंस कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए एक ये क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर वेक्टर ए 13 दे रखा है। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 13 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे दिया है 13, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे दिया है 5, ए डॉट बी दे दिया है 60। तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी का वैल्यू बताइए, है ना, फाइंड ए क्रॉस बी। तो देखो तो सॉल्यूशन, लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हम लोग मान सकते हैं थीटा। तो ए डॉट बी दे दिया है 60 डिग्री, सॉरी नॉट 60, ओनली 60। देखिए हम लोग क्यों कर रहे हैं, देखिए ए क्रॉस बी है का मॉड पूछ रहा है, तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस का मतलब ए बी साइन थीटा। तो ये तो मिल जाएगा कि दे रखा है, बी भी दे रखा है, साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा के लिए एंगल चाहिए, कहाँ से निकालें? तो हमारे पास ए डॉट बी दे रखा है 60 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं ए बी, समझ में आ रहा है। और ये कॉस थीटा इक्वल टू 60। कोई दिक्कत परेशानी तो कहिए। नाउ ए का वैल्यू आपको पता है कितना? ए का वैल्यू आपका हो जाएगा 13, ए का वैल्यू 13, बी का वैल्यू 5, और ये कॉस थीटा रहने देते हैं यार, और ये 60। तो कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया 60/13 इंटू 5, 5 से ये 12 टाइम कैंसिल हो गया। कॉस थीटा का वैल्यू कितना, कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, सही चल रहा है? 2 से 5 से ये 12 टाइम, ठीक है, और ये 12/13, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, 5/13, समझ में आ रहा है? नाउ अगर ए क्रॉस बी का मॉडुलस पूछ रहा है तो ए बी साइन थीटा होता है, ये 13 इंटू 5 और साइन थीटा 5/13, दिस वन से दिस वन कैंसिल, 25 आंसर। अब इसी तरीके से बच्चे सारे क्वेश्चंस करना। कोई देखो ये यही क्वेश्चन मैंने बताया था ना, क्वेश्चन नंबर 23 लैग्रेंज आइडेंटिटी वेक्टर में ए क्रॉस बी आज ही पढ़ाया लैग्रेंज आइडेंटिटी, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली पूछ दिया ना यहाँ पर प्रूफ डैट में। तो इस तरीके से बोर्ड वगैरह में दे देगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना और क्वेश्चन करने की कोशिश करना। तो जो लेक्चर आज का है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा फिर आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा। अब हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।